नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 106, लाचार शेर। डाउनकास्ट मैन। मैं इस डील में एक शर्त और जोड़ने वाला हूँ। अगर तुम उस शर्त के लिए राजी हो तो मैं मल्होत्रा वर्कशॉप तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसके बाद से वो तुम्हारी खुद की पर्सनल कंपनी बन जाएगी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। बोलो, मंजूर है? यशवर्धन राठौर छू युंगशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उनकी इस मुस्कान के पीछे इतने सारे राज और इरादे छुपे हुए थे कि आरव उनके असली ख्यालों, जेन्युइन थॉट्स को पढ़ नहीं पा रहा था। शर्त बताए, आरव ने कहा। यशवर्धन ने अपने सामने रखी उस उधारी की पर्ची IOU को उठाया। उनकी उन बुरी लेकिन तेज आंखों में एक चमक नाचने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुमने मुझे 1 साल बाद प्रॉफिट्स के साथ 60 करोड़ 600 मिलियन लौटाने का वादा नहीं किया है? अब इसमें एक और शर्त जोड़ते हैं। अगर तुम 1 साल बाद वो 60 करोड़ चुकाने में नाकाम फेल रहे तो तुम हमेशा के लिए मेरे राठौर ग्रुप जॉन्शन हाउस में मेरे अंडर काम करोगे। यशवर्धन का मकसद एकदम साफ अपैरेंट था। वो हर हाल में आरव को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे और उससे अपने लिए काम करवाना चाहते थे। दुनिया में अगर आरव को किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वो था किसी के अंडर रहकर काम करना, रिस्ट्रिक्टेड। वरना 3 दिन पहले जब यशवर्धन ने उसे कंपनी चलाने का ऑफर दिया था तो वो उसी वक्त हाँ बोल चुका होता। लेकिन यशवर्धन की इस शर्त ने यकीनन आरव के अंदर के उस लड़ने वाले जज्बे, विल टू फाइट और चुनौतियों, चैलेंज के लिए उसकी भूख को भड़का दिया था। मंजूर है? डील। आरव का वो फौलादी कन्विंसिंग एक शब्द का जवाब उस विशाल ऑफिस में गूंज उठा। यशवर्धन एक पल के लिए सन फ्रोज रह गए, फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम एक बार और नहीं सोचना चाहोगे? नहीं। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें जिंदगी भर फॉर लाइफ मेरे लिए काम। मैं नाकाम नहीं हूंगा, आरव ने मुस्कुराते हुए बीच में ही उनकी बात काट दी, इंटरप्टेड। उसकी आंखों की गहराई में एक गजब की शांति और अटूट कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट कंपोजर था। यशवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, आरव, मैं तुम्हारी इसी अदा का कायल एडमायर हूं। उन्होंने ताली बजाई, दरवाजा खुला और सूर्या लेंगजुओ कागजों डॉक्यूमेंट्स का एक गट्ठर लेकर अंदर आया। उसके साथ जोधपुर लॉ फर्म जैंगचेंग लॉ फर्म का एक बड़ा वकील के माथुर गे जॉन्शन भी था। कानूनी तौर पर सब कुछ सही लेजिटिमेट रखने के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट शेयर्स का ट्रांसफर एक वकील की मौजूदगी में होना जरूरी था। आरव ने हर एक कागज के निचले कोने में अपने दस्तखत साइन किए और लाल स्याही से अपना अंगूठा थंबप्रिंट लगाया। भले ही मल्होत्रा वर्कशॉप को खरीदना उसका एक बहुत ही कम समय का शॉर्ट टर्म प्लान था, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर के उन कागजों पर साइन करने के बाद आरव को अपने दिल पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। आखिरकार इस वक्त मल्होत्रा वर्कशॉप किसी भूखे मरते हुए ऊंट, स्टार्विंग कैमल की तरह थी। अब सब कुछ आरव की काबिलियत पर टिका था कि वो इस ऊंट को मौत के मुंह से कैसे बाहर निकालता है। मल्होत्रा वर्कशॉप बिजनेस की दुनिया में आरव का पहला और सबसे बड़ा कदम, स्टेपिंग स्टोन साबित होने वाला था। मिस्टर राठौर, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूं। आरव ने साइन किए हुए सारे कागज अपने ब्रीफकेस में रखे। इसी पल से वो मल्होत्रा वर्कशॉप का इकलौता और असली मालिक, मास्टर बन चुका था। अब इस कंपनी के रोजमर्रा के कामों, ऑपरेशंस से यशवर्धन राठौर का कोई लेना देना नहीं था। अब चाहे फायदा गेन हो या नुकसान लॉस, वो सिर्फ और सिर्फ आरव का था। छवि छू मुझसे हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। देखो, यशवर्धन ने कुछ कहना चाहा। मेरा हिंद विद्यापीठ हुवाई के किसी भी इंसान से कोई वास्ता, नथिंग टू डू नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी।
अगर हम जबरदस्ती एक दूसरे की दुनिया में घुसने बाजने की कोशिश करेंगे तो यकीनन किसी ना किसी को चोट हट पहुंचेगी, आरव ने बहुत ही ठंडे लहजे फेंटली में कहा। यशवर्धन ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। राउंड पुष्पिन ऑफिस के बाहर हो गया काम? सैम समीर ने पूछा। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। सैम ने आरव के ब्रीफकेस में रखे उन शेयर ट्रांसफर के कागजों की तरफ देखा। उसके चेहरे की खुशी एक्साइटमेंट रोके नहीं रुक रही थी। आरव अब आसमान की ऊंचाइयों 100 हाई को छूने वाला था, और उसका जिगरी यार होने के नाते सैम भी उसके साथ साथ उड़ने वाला था। बस ये सोचकर ही वो खुशी से पागल टिजिक हो रहा था। हा, वो खुद को जोर जोर से हंसने क्रैक अप से रोक नहीं पाया। मल्होत्रा वर्कशॉप का तुझसे कोई लेना देना, नथिंग टू डू नहीं है, तो फिर तू इतना क्यों उछल हाइप्ड अप रहा है बे? आरव ने अपने दोस्त को घूरते रोल्ड आइज हुए कहा। सैम ने झटके से अपनी हंसी रोकी, बॉटल्ड अप, और पलटकर बोला, अबे साले, तेरा मतलब क्या है ओ ए बड़े बॉस, बिग बॉस? क्या तू काम निकलते ही मुझे लात बर्न द ब्रिज किल डोंकी मारने वाला है? आरव ने उसे ताना मारते स्नियर्ड हुए कहा, और अगर मैं तुझे अंदर ले भी लूं गिव एन इन तो तू साला वहां करेगा क्या? ओए छपरी मुर्गे चिकन एस टी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तेरा असिस्टेंट जनरल मैनेजर असिस्टेंट जीएम बनूंगा। मैंने बैंक में 3 साल कोई झक मारने के लिए काम नहीं किया है, समझे? कम से कम मेरा नेटवर्क तुझसे काफी बड़ा है, और मैं अलग अलग सेक्टर्स के कई बड़े बड़े बॉसेस को जानता हूं, सैम ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। ठीक है, जा अपनी कार निकाल, कहीं चलकर पहले पेट पूजा फिल बेलीज करते हैं, आरव ने बात बदलते शिफ्टेड टॉपिक हुए कहा। आरव अपने जिगरी यार सैम को कभी धोखा टर्न बैक नहीं दे सकता था। भले ही वो अब मल्होत्रा वर्कशॉप का बॉस था, लेकिन उस ब्रांच मैनेजर सुनील मेहरा सन ज्यूनम के अलावा वो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयड स्टाफ को नहीं जानता था। अगर सैम ना भी चाहता तो भी आरव उसे घसीटकर मल्होत्रा वर्कशॉप में डाल देता। अपने यार के साथ होने से वो एक दूसरे की पीठ टेक केयर संभालते हुए कंपनी की कई चीजों पर नजर की पेन आई रख सकते थे। जो हुक्म मेरे बॉस। सैम ने तुरंत अपने असिस्टेंट जीएम वाले रोल में आते हुए कहा। वो हंसा और उसने अपनी कार का इंजन स्टार्ट रेव्ड अप किया। राउंड पुष्पिन कुछ देर बाद खिचड़ी रेस्टोरेंट। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पॉट पोरीज कैसरोल पोरज खिचड़ी दलिया वाले रेस्टोरेंट के सामने रुके। कार लॉक करने के बाद दोनों कैजुअली अंदाज में अंदर गए। उन्होंने बीफ सब्जियां और एक बड़ा सा पॉट कैसरोल ऑर्डर किया और तेजी से खाना शुरू कर दिया। जब उनका खाना आधा खत्म हो चुका था, तभी 5 आदमी 5 मैन रेस्टोरेंट के अंदर आए और उनके पास वाली एक बड़ी टेबल पर आकर बैठ गए। आरव ने उन्हें देखा और हल्का सा चौंका, स्टार्टल्ड। उसे सच में लग रहा था कि ये दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि वो 5 लोग कोई और नहीं बल्कि ब्रदर फैंग फंग वुन और उसके 4 देहाती साथी थे। इस वक्त उनकी हालत पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो पूरी तरह से टूटे और हारे हुए डिफीटेड लग रहे थे। खासकर ब्रदर फैंग, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार शेर टाइगर अपने पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों प्लेन्स में आकर लाचार हो गया हो। रेस्टोरेंट में और भी कई लोग थे, इसलिए फैंग और उसके आदमियों ने आरव को नोटिस नहीं किया। फैंग भाई, उस पवनचक्की विंडमिल वाली फैक्ट्री से फोन आया था। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की नौकरी के लायक नहीं है, क्योंकि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उस लोंगफा सुपरमार्केट वालों ने भी मना कर दिया। कह रहे हैं कि उनके पास आदमी पूरे हो गए हैं, कहीं और काम ढूंढने को बोल रहे हैं। फैंग भाई, उस तियानयांग बल्ब फैक्ट्री टियनयांग लाइट बल्ब फैक्ट्री में लोगों की जरूरत है, लेकिन वो लोग सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। वो रहने और खाने के खर्चे के बिना सिर्फ 1400 के रुपए देंगे। अगर हम वहां काम करेंगे तो अपना खर्चा निकालने के बाद महीने के आखिर में हमारे हाथ में एक फूटी कोड़ी सिंगल सेंट भी नहीं बचेगी। उनकी ये सारी लाचारी भरी बातें आरव के कानों फेल इन 2 ईयर्स में पड़ रही थी। आरव एक गहरी आह साए भरे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, कहावत है कि थोड़े से पैसों 5 डाव ऑफ राइस के लिए कभी अपना जमीर मत झुकाओ। लेकिन असलियत बहुत बेरहम क्रूल होती है।
इंसानों को जिंदा रहने सर्वाइव के लिए खाना चाहिए। बिना पैसों के इंसान भूखा मर स्टार्व जाता है। ये 5 हट्टे कट्टे और ताकतवर कॉम्पिटेंट आदमी भी इसी मजबूरी फेट का शिकार हो रहे हैं। फैंग भाई, मुझे लगता है हमें वापस ब्राइटलैंड गैंगमिंग इलाके में लौट जाना चाहिए। इस तरह कुत्तों की मौत मरने से तो अच्छा है कि हम फिर से गुंडागर्दी गैंगस्टर शुरू कर दें, उस गोल आंखों वाले छोटू शाहूब ने सलाह सजेस्ट दी। और हम वहां जाएंगे कैसे? हमने साला ड्रैगन गैंग से पंगा लिया है। हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हम वहां से अपनी जान बचाकर एस्केप भाग निकले। और तू कह रहा है कि वापस चले? उनके पास हजारों आदमी हैं और हम सिर्फ 5। क्या तू वहां जाकर सुसाइड करना चाहता है बे? ब्रदर फैंग ने फटकारते हुए कहा। फैंग को आखिरकार समझ में आ गया था कि ड्रैगन गैंग असल में कितनी खौफनाक फॉर्मिडेबल है। वो जोधपुर शहर जैंगचेंग का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था। उनके पास 3 से 4 हजार 3-4,000 गुंडे थे और उनका पूरा कंट्रोल ब्राइटलैंड इलाके पर था। अगर वो पांचों वहां से नहीं भागते तो अब तक उनकी लाशें सड़ चुकी होती। फैंग ने अपनी चाय एक सांस में गटक गजल ली और बिना हिम्मत हारे अनडिस्करेज्ड बोला, हम कुछ दिन और डटे रहेंगे, होल्ड आउट और कोई इज्जत की नौकरी लेजिट जॉब्स ढूंढेंगे। जब तक सैलरी ठीक ठाक है, हमें थोड़ी और तकलीफ सफर सहने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये सब बकवास बंद करो और खाना खाओ। जो मर्जी ऑर्डर करो। मेरे पास अभी भी थोड़े पैसे कैश टू स्पेयर बचे हैं। बाकी चारों ने सिर हिलाया और मेन्यू देखने लगे। क्या घूर रहा है बे? सैम ने जब आरव के चेहरे पर वो अजीब सा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन देखा तो पूछा, कोई हॉट बंदी प्रिटी लेडी दिखी क्या? अपनी ठरक क्यूरियोसिटी के चलते सैम ने मुड़कर उसी तरफ देखा जहां आरव घूर रहा था। और वो तुरंत निराश डिसअपॉइंटेड हो गया। धत्तेरी की क्या बकवास है भाई? इन 5 सड़ियल और गंवार आदमियों ग्रोन मैन में तुझे क्या इतना हसीन लग रहा है? कहीं साले तू गे तो नहीं हो गया? चुप कर साले, शट अप। आरव ने उसे घूरते ग्लैड हुए कहा। सैम पर वो कहावत एकदम फिट बैठती थी, एक गंदे नाले से कभी साफ पानी नहीं निकल सकता, फिल्थी माउथ कैनॉट अटर डिसेंट लैंग्वेज। थोड़ी ही देर में अपना खाना खत्म करके आरव और सैम रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। जब ब्रदर फैंग और उसके भाइयों ने अपना खाना ठूस वुल्फ डाउन लिया तो वो भी उठे और बिल चुकाने के लिए काउंटर पर गए। लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उनसे कहा, आपका बिल पहले ही भरा जा चुका है, पेड भरा जा चुका है। ब्रदर फैंग हैरान शॉक्ड रह गया। उसने अपने भाइयों को देखा और मालिक से पूछा, हमारा बिल किसने भरा? आपके एक दोस्त ने, और हाँ, उन्होंने आपके लिए एक पर्ची नोट भी छोड़ी है। मालिक ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और फैंग के हाथ में थमा दिया। जब फैंग ने उस पर्ची को देखा तो उसकी आंखें झटके से फटी की फटी रह गईं, वाइडेंड इन शॉक। आरव मल्होत्रा, सीओलओ। उस कागज पर आरव का नाम और उसका नया नंबर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखा था। बाकी चारों भी पूरी तरह स्टार्टल्ड रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात यहां आरव से होगी। और ये सोचना तो नामुमकिन इमेजिन था कि वो खूंखार आरव उनका बिल चुका कर जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है तो तुम उनसे मिल सीक आउट सकते हो। वो तुम्हारी हर मुमकिन मदद हेल्प करेंगे। रेस्टोरेंट के मालिक ने आरव का मैसेज उन्हें सुना दिया। ब्रदर फैंग के दिल में एक बहुत ही अजीब सी गर्माहट वार्मथ महसूस हुई। भले ही ये सिर्फ एक वक्त का खाना मील था, लेकिन उनके लिए इस वक्त इसका मोल करोड़ों से भी ज्यादा मेंटल लॉट था। अध्याय 107, बॉस की धांसू एंट्री और नई मुसीबत। राउंड पुष्पिन मल्होत्रा वर्कशॉप हेड ऑफिस। शेयर ट्रांसफर के इस खास दिन पर यशवर्धन राठौर और उनके वकील जी के माथुर गे जंक्शन पहले से ही मौजूद थे। इसके अलावा मल्होत्रा वर्कशॉप के सारे स्टोर मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स और सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी वहां आ चुके थे। मुझे तो लगा था कि राठौर ग्रुप के साए में मल्होत्रा वर्कशॉप हमेशा के लिए महफूज रहेगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कोई और इस कंपनी की कमान संभाल लेगा। सही कह रहे हो भाई, मैंने सुना है कि हमारा नया बॉस कोई 20-22 साल का लौंडा है। बस फिर तो हो गया कंपनी का बंटाधार।
अब जब हम पर राठौर साहब का हाथ नहीं है तो वो टेस्ट बड्स वाले हमें कच्चा चबा जाएंगे, हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। कुछ स्टोर मैनेजर्स आपस में फुसफुसा गॉसिप रहे थे। इस वक्त मल्होत्रा वर्कशॉप के पास अपने सबसे बड़े दुश्मन टेस्ट बड्स से लड़ने की कोई औकात कैपिटल नहीं थी। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। अब जब राठौर ग्रुप का कवच हट चुका था तो उन्हें लग रहा था कि उनका बिजनेस पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इन सब डरों के बावजूद वो अपने इस नए चेयरमैन को देखने के लिए बहुत उतावले क्यूरियस थे। आखिरकार इस लड़के ने मल्होत्रा वर्कशॉप के सारे शेयर्स कैसे खरीद लिए। भले ही ये कंपनी एक मरते हुए ऊंट डाइंग कैमल जैसी थी, लेकिन फिर भी इसे खरीदने के लिए 55-60 करोड़ रुपए चाहिए थे। इतनी कम उम्र में इतना सारा कैश होना, पक्का ये कोई खानदानी रईसजादा 2G रिच बाप के पैसों पर पलने वाला होगा। वहीं भीड़ में पीछे खड़ा सुनील मेहरा सन जीएनएम नेहा का चाचा एकदम खामोश था। उसकी नजरें बिना पलक झपकाए मेन गेट पर गड़ी थी। उसने सुन लिया था कि उनके नए चेयरमैन का नाम आरव मल्होत्रा सीओलू है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये वही लड़का था जिसने कैसीनो में उसकी जान बचाई थी। इस वक्त पूरे ऑफिस में सुनील मेहरा से ज्यादा बेचैन एंग्शियस कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में एक सफेद रंग की करोला धीरे धीरे मेन गेट से अंदर दाखिल हुई। कार का दरवाजा खुला और आरव मल्होत्रा कार से बाहर निकला। उसने एक बेहद शानदार ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट से सैम समीर एकदम कैजुअल कपड़ों में बाहर आया। आखिरकार आज आरव का बड़ा दिन डिबट था और सैम अपने दोस्त की चमक फीकी नहीं करना चाहता था। आरव की आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस था, किसी बड़े फिल्म स्टार जैसी तीखी नाक, होठों पर एक हल्की सी कातिलाना मुस्कान और उसके वो घने काले बाल। आरव के इस स्वैग अपीयरेंस को देखते ही वहां स्वागत के लिए खड़े सारे कर्मचारियों के जबड़े जमीन पर गिर गए, ड्रॉप्ड जॉज। अचानक भीड़ में एक भयंकर कानाफूसी और सुगबुगाहट विस्पर्स शुरू हो गई। पूरी भीड़ किसी मधुमक्खी के छत्ते स्वॉर्म ऑफ बीज की तरह भिनभिनाने लगी। क्या ये मिस्टर मल्होत्रा है? बाप रे, ये तो कतई हॉट है। इनके चेहरे को क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टीवी के एक्टर्स से भी ज्यादा हैंडसम है। इनका रुतबा टेम्परामेंट तो देखो, पक्का किसी बहुत बड़े राजघराने नोबल फैमिली से होंगे। खासकर लड़कियों के गाल आरव के उस ठंडे और हैंडसम फेस चेहरे को देखकर शर्म से लाल बॉम हो रहे थे। धत्तेरी की, अबे साले, मैं मानता हूं कि ये टक्सीडो पहनकर तू कतई जहर हैंडसमनेस सर्ज लग रहा है, पर ये लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एग्जैगरेटिंग कर रहे हैं। देख इन्हें, ये लड़कियां तुझे भूखे भेड़ियों वुल्व्स की तरह देख रही हैं, और इनकी राल टपक रही है। भाई, अपने पिछवाड़े का थोड़ा ध्यान रखना, माइंडफुल ऑफ योर एज शोले। सैम अंदर ही अंदर जल भून जेलस रहा था। लुक्स के मामले में उसे कभी नहीं लगा था कि वो आरव से कम है। लेकिन आज, जब हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ आरव पर गड़ी थी, तो सैम को अपना मेल ईगो थोड़ा डगमगाता हुआ इम्बैलेंस्ड महसूस हो रहा था। अगर धन की बात नहीं कर सकता तो चुप रह, कोई तुझे गूंगा नहीं समझेगा, म्यूट, आरव ने उसे घूरते ग्लैड हुए कहा। फिर वो आगे बढ़ा और उसने बहुत ही शालीनता सेरेमोनियसली से यशवर्धन राठौर से हाथ मिलाया। मिस्टर मल्होत्रा, आज से ये मल्होत्रा वर्कशॉप आपकी हुई। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे बात कीजिएगा, यशवर्धन ने कहा। वो सच में आरव की बहुत इज्जत वैल्यूड करते थे। बिल्कुल, आरव ने औपचारिकता कर्टसी निभाते हुए जवाब दिया। मैनेजमेंट से मुलाकात। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर एक अजीब सा रुतबा अनयूजुअल टेम्परामेंट था, आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, नमस्कार मिस्टर मल्होत्रा। मेरा नाम विक्रम आहूजा जुगवानसोंग है। फतेह सिंह जी के ना होने पर मैं ही मल्होत्रा वर्कशॉप का सारा काम संभालता हूँ। हेलो मिस्टर आहूजा। आरव ने एक विनम्र मुस्कान कर्टियस स्माइल के साथ हाथ मिलाया। यहां आने से पहले आरव ने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट पढ़ ली थी। वो जानता था कि ये बाहर निकले हुए पेट और सुनहरे चश्मे, गोल्डन फ्रेम्ड ग्लासेस वाला आदमी कंपनी का डेप्यूटी मैनेजर है। मिस्टर मल्होत्रा, आइए मैं आपको बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। विक्रम आहूजा ने अपनी लीडरशिप टेक द लीड दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
उसने अपने बगल में खड़ी एक 25-26 साल की लड़की की तरफ इशारा किया। ये रिया सिंघानिया लीजिमिंग है। ये हमारी सेल्स डिपार्टमेंट की हेड है और काम को लेकर बहुत ही सुलझी हुई कॉम्प्रहेंसिव है। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। रिया ने तुरंत एक मीठी मुस्कान के साथ आरव से हाथ मिलाया। आरव ने सिर हिलाया, हेलो। फिर विक्रम ने अगले इंसान से मिलवाया। ये हैं हमारे एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के हेड कर्णवीर सिंह लिन चोंगडोंग। इनका नाम भारी है और इनका गुस्सा भी हमेशा नाक पर रहता है, इंपल्सिव। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। कर्णवीर का लहजा थोड़ा रूखा ब्लंट था और उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आरव से हाथ मिलाना चाहता है। आरव एकदम शांत, काम एंड कलेक्टेड रहा। उसने बहुत ही तहजीब से कहा, हेलो। विक्रम ने अगले इंसान की तरफ हाथ बढ़ाया। ये हैं हमारे। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगी। 20 साल की एक चुलबुली सी लड़की ने बीच में टोकते ब्लर्टेड आउट हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा मुंह और नाजुक गाल थे। उसके पूरे शरीर से एक बहुत ही प्यारी और जिंदादिल वाइब, अडोरेबल एंड लाइवली वाइब आ रही थी। मैं आर एंड डी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। मेरा नाम काव्या कपूर लुओची है। बिग बॉस को मेरा प्रणाम। अपनी बात खत्म करते ही उसने आरव को एक सैल्यूटेड मारा। आरव मुस्कुराया, मुझे बस मिस्टर मल्होत्रा बुलाओ। मैसेज रिसीव्ड, बिग बॉस रिसीव्ड, बिग बॉस। काव्या ने एक बहुत ही चहकते हुए चेहरे, बीमिंग काउंटेनेंस के साथ कहा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, क्राई नो लाफ। लेकिन काव्या के इस बिंदास अंदाज, ववेशियस प्रेजेंटेशन ने आरव के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। प्लीज थोड़ा सीरियस रहिए, विक्रम आहूजा ने खांसते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराकर एक हटे कट्टे लाजमैन आदमी से मिलवाया। मिस्टर मल्होत्रा, इनसे मिलिए। ये हमारी ब्रेड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के हेड हैं, धर्मवीर त्यागी जैंग डोंगहाई। ये बहुत ईमानदार और मेहनती, एम्बिशियस है। अरे नमस्कार मिस्टर मल्होत्रा। मैंने आपका नाम बहुत पहले से सुन रखा था। आज आपसे मिलकर धन्य हो गया। आप सच में बहुत टैलेंटेड और गजब की ऊर्जा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी विगर वाले इंसान हैं। धर्मवीर त्यागी ने आरव के हाथों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म दिखा रहा था। आरव ने अपनी भौहें चढ़ाई, लिफ्टेड आईब्रोज। उसने मन ही मन सोचा, साला हर कंपनी में चमचों फ्लैटरर्स की कोई कमी नहीं होती। मैं अभी तो यहां आया हूं। इसने मेरा नाम बहुत पहले से कहां सुन लिया। ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, एग्जैजरेटेड। फिर भी आरव ने बस इतना ही कहा, हेलो। विक्रम आहूजा की अगुवाई में आरव ने एक एक करके पूरी सीनियर मैनेजमेंट टीम से मुलाकात की। इसके बाद सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गए, जहां शेयर्स ट्रांसफर की असली सेरेमनी होने वाली थी। माइक 10 सेकंड की स्पीच और हड़ताल, धत्तेरी की होली SH*T। ये तो सच में वही लड़का है। सुनील मेहरा का दिमाग पूरी तरह सुन्न वेंट ब्लैंक हो गया था। वो इतना गहरे सदमे में था कि उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। उसने सपने में भी कैसे सोच लिया होता कि जिस लड़के ने उस दिन उसकी जान बचाई थी, जिस लड़के के साथ उसकी भतीजी नेहा की ब्लाइंड डेट हुई थी, वही इंसान रातों रात सडन मेटामॉर्फोसिस उनकी कंपनी का नया चेयरमैन बन जाएगा। ये किसी फिल्म के क्लाइमैक्स ड्रामेटिक से कम नहीं था। ये नामुमकिन था। सुनील को लग रहा था जैसे वो कोई सपना ड्रीमिंग देख रहा है। शेयर्स ट्रांसफर की सेरेमनी पूरी हो चुकी है। अब मैं मिस्टर मल्होत्रा से गुजारिश करूंगी कि वो आए और हमारे साथ अपने कुछ विचार शेयर, फ्यू वर्ड्स साझा करें। स्टेज पर खड़ी होस्टेस ने माइक पकड़कर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। आरव ने माइक लिया, खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहनी है, अपना काम पूरी शांति और लगन से करें, माइंड्स एट पीस। जमीन से जुड़े रहें, डाउन टू अर्थ। अपना लक्ष्य मत भूलें, क्योंकि अब से मैं और आप मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, स्ट्राइव टुगेदर। इतना कहकर आरव वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो बाकी सारे बॉसेस से एकदम अलग, टोटली डिफरेंट था। इस तरह के मौके पर कोई भी दूसरा बॉस कम से कम आधे घंटे तक ज्ञान पेलता, लेकिन आरव ने सिर्फ एक लाइन की स्पीच, ब्रीफ स्टेटमेंट दी। इस छोटी सी स्पीच ने उन लोगों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया, कॉट ऑफ गार्ड, जो एक लंबे और बोरिंग लेक्चर की उम्मीद लगाए बैठे थे। होस्टेस अभी पानी का घूंट पी ही रही थी कि स्पीच खत्म हो गई।
भले ही वो हैरान टेकन बाय सरप्राइज थी, लेकिन उसने बहुत ही गजब तरीके इम्पेकेबल से सिचुएशन को संभाला। वो मुस्कुराते हुए आगे आए और बोली, वाह मिस्टर मल्होत्रा सच में अपने शब्दों को सोने ट्रेजर वर्ड्स लाइक गोल्ड की तरह कीमती मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो मंत्र एफरिज्म हमें दिया है वो बहुत अनमोल है। हम सबको इस पर सोचना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। ठीक उसी पल एक आदमी पागलों की तरह घबराता पैनिक हुआ हॉल के अंदर दौड़ा चला आया। उसने विक्रम आहूजा के कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम आहूजा का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत आरव के पास आया और घबराहट में धीरे से बोला, मिस्टर मल्होत्रा, फैक्ट्री के सारे मजदूरों ने हड़ताल स्ट्राइक कर दी है। अध्याय 108 बगावत। कलेक्टिव स्ट्राइक। सामूहिक हड़ताल। कलेक्टिव स्ट्राइक। आरव की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। कुर्सी संभालते ही एज सून एज ही टुक ऑफिस मजदूरों का हड़ताल पर बैठ जाना। इस बात का सीधा सा मतलब था कि मजदूर पहले से ही उसके खिलाफ भड़काए जा चुके थे। मैं जाकर देखता हूँ। आरव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और विक्रम आहूजा जू ग्वानसोंग के पीछे पीछे फैक्ट्री की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हर इंसान को हड़ताल की खबर मिल गई। चलो चलकर देखते हैं। यशवर्धन राठौर छू युंगशिंग के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता इंट्रीग थी। मल्होत्रा वर्कशॉप ने आरव के आते ही उसके सामने एक बहुत ही तगड़ा और मुश्किल इम्तिहान टफ टास्क खड़ा कर दिया था। वो देखना चाहते थे कि आरव इस मुसीबत इश्यू को कैसे संभालता है, इसलिए वो भी अपने वकील जी के माथुर गे जॉन्शन के साथ पीछे पीछे चल दिए। उसी वक्त कंपनी के सारे डिपार्टमेंट हेड्स और स्टोर मैनेजर्स भी फैक्ट्री की तरफ दौड़े स्वॉम्ड। जब आरव शिपिंग टर्मिनल माल लादने की जगह पर पहुंचा, तो वहां 500 से ज्यादा मजदूर प्रोटेस्टर्स हड़ताल पर बैठे थे। ये सब फैक्ट्री के फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और उनकी नारेबाजी से पूरी विशाल फैक्ट्री कलोसल प्लांट गूंज रही थी। भीड़ को काबू कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरव को देखते ही राहत की सांस साय ऑफ रिलीफ ली और भीड़ की तरफ चिल्लाकर बोले, बॉस आ गए हैं। मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं। तुम्हें जो भी कहना है अब सीधा इनसे कहो। आरव अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी तीखी और चीर देने वाली पियर्सिंग आइज नजरों से नीचे खड़ी उस हड़ताली भीड़ को घूरा। अचानक वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर एक अनजाना और भारी दबाव, अनसीन प्रेशर किसी पहाड़ की तरह आ गिरा। और उस भयंकर नारेबाजी का शोर एक झटके में शांत अब्रप्ट हॉल्ट हो गया। विक्रम आहूजा और बाकी सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैरान शॉक थे। वो हड़ताल में शामिल भी नहीं थे, फिर भी उन्हें आरव का वो खौफनाक और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर साफ महसूस हो रहा था। इस तरह के अदृश्य इनविजिबल खौफ को शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन वो सच में वहां मौजूद था। आरव की नजरों ने बाएं से दाएं पूरी भीड़ का मुआयना स्वेप्ट ओवर किया। फिर उसने एक बहुत ही शांत और सपाट आवाज में पूछा, तुम लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो? उसके लहजे से ये अंदाजा लगाना नामुमकिन एम्बिवलेंट था कि वो गुस्से में है या खुश है। मजदूरों ने एक दूसरे की शक्लें देखी। आखिरकार भीड़ में सबसे आगे खड़ा एक बहुत ही भद्दी शक्ल वाला आदमी, जिसका मुंह नुकीला और गाल किसी बंदर जैसे पॉइंटी माउथ एंड मंकी लाइक चीक्स थे, एक कदम आगे आया। उसने अपने दांत पीसते ग्रिटेड टीथ हुए कहा, हमने सुना था कि मल्होत्रा वर्कशॉप का कोई नया चेयरमैन आया है, तो हम सब बस यहाँ आपके दर्शन हैव अ लुक करने आए थे। दर्शन करने? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम सबने मुझे देख लिया ना? तो अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, डिसमिस्ड, और अपने अपने काम पर वापस लौट जाओ। कंपनी के रोजमर्रा के कामों नॉर्मल ऑपरेशंस में दखल मत दो, आरव ने एक हल्की सी मजेदार मुस्कान अम्यूज्ड स्माइल के साथ कहा। उस बंदर जैसे गाल वाले आदमी ने एक गंदी सी हंसी, स्नियर्ड हंसी। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो बोला, तस्क, आप हमें ऐसे ही भगा देंगे? मिस्टर मल्होत्रा, हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत एफर्ट्स करते हैं, हमें उसके हिसाब से पगार बेनिफिट्स नहीं मिलती। अपनी तनख्वाह रेज बढ़ाने की मांग करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने? हाँ। नीचे खड़े उन 500 मजदूरों ने एक साथ पूरी ताकत और जोश, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ दहाड़ मारी। हम हर साल कंपनी को करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का फायदा कमा कर देते हैं, तो फिर हमें बदले में इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं?
हमें जो मिलता है वो तो किसी भिखारी बेगर की भीख के बराबर है। भीड़ में से बगावत डिसहार्मनी की आवाजें गूंजने लगीं और कई लोगों ने समर्थन सपोर्ट में अपने हाथ हवा में उठा लिए। यशवर्धन राठौर ने अपनी भौहें चढ़ाई और धीरे से बुदबुदाए, ये सच में हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल टफ चैलेंज है। मल्होत्रा वर्कशॉप का खजाना फाइनेंशियल बजट पहले ही खाली होने की कगार बॉटम आउट पर है। और अब इस हड़ताल स्ट्राइक से मुझे लग रहा है कि हमारा सिरदर्द और बढ़ने वाला है। वकील माथुर ने उनकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है। ये मजदूर आग में हाथ सेंकने टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फायर की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मल्होत्रा वर्कशॉप डूब गई कोलैप्सेस तो ये सब के सब बेरोजगार जॉबलेस हो जाएंगे। ये मामला इतना सीधा नहीं हो सकता, कांट बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यशवर्धन राठौर बिना कुछ साफ किए विदाउट क्लैरिफाइंग मुस्कुराए। उन्होंने बहुत पहले ही आरव को बता दिया था कि मल्होत्रा वर्कशॉप की मैनेजमेंट टीम बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी स्टिल वाटर्स रैन डीप है। इस हड़ताल की वजह उतनी सीधी नहीं हो सकती जितनी ये ऊपर से दिख सरफेस रही है। लालच का अंत मौत होता है, एवरेज वेज इज डेथ। किसी के भड़काने इंस्टिगेशन पर भारी भरकम बोनस, मैसिव बोनसेस और अच्छी सैलरी पाने वाले इन मजदूरों के दिमाग में अचानक पैसों का कीड़ा, क्रेविंग फॉर मनी कैसे काट गया। ये बात हजम होने वाली नहीं थी। फ्लमिक्स्ड। बकवास बंद करो। एचआर डिपार्टमेंट के हेड कर्णवीर सिंह लिन चोंगडोंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या सच में तुम लोगों को कम पगार, अंडरपेड मिलती है? ओवरटाइम, ओटीएस और परफॉर्मेंस बोनसेस को मिला लें तो तुम में से आधे से ज्यादा लोग महीने के 5,000 लगभग 50,000 रुपये से ज्यादा कमाते हैं। और जो सबसे कम काम करता है वो भी आराम से 3,535,000 रुपये ले जाता है। कंपनी इस वक्त बहुत बुरे दौर, डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है। हमारे कई ब्रांच मैनेजर्स को सिर्फ 5 से 6,050 - 60,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। क्या तुम लोगों का ज़मीर, कॉन्शियंस पूरी तरह से मर चुका है? आप उन दिनों की बात क्यों नहीं करते जब वो मैनेजर्स महीने के 20 से 30,000 2-3 लाख रुपये छापते थे? जब कंपनी अच्छे दिन, गुड स्पॉट देख रही थी। आज कंपनी की ये जो खस्ता हालत है वो उन्हीं बड़े लोगों की वजह से है। तो फिर हम जैसे छोटे मजदूरों, बॉटम लेवल वर्कर्स को इसकी सजा क्यों मिले? हाँ, हम हमेशा कंपनी के लिए कांटों पर चले पिन्स एंड नीडल्स हैं। हम हर रोज ओवरटाइम करते हैं। आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते? मल्होत्रा वर्कशॉप लगभग खाली, ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल कंपनी बचेगी या नहीं, कोलैप्स टुमारो। अगर हम आज अपने हक का पैसा नहीं मांगेंगे तो क्या हम तब मांगेंगे जब कंपनी ही नहीं रहेगी? भीड़ का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था, नॉट क्विकली डिस्पेल्ड। उन्होंने विरोध, ऑपोजिशन में अपनी मुट्ठियां हवा में लहराई और पूरी ताकत से नारेबाजी, शाउटेड वियमेंटली करने लगे। अपनी बातों से भीड़ को शांत करने में नाकाम, अनेबल टू बेस्ट रहे कर्णवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल, स्वेल्ड इन रेड हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। आरव को इन मजदूरों की बातों पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और हंसी, अम्यूज भी आ रही थी। ये लोग पक्का उन गुलामों, स्लेव्स की तरह थे जो पुराने जमाने में अपने मालिकों के सिर पर चढ़कर नाचते थे। उसने अपने हाथ हवा में हिलाए और बहुत ही शांत, फेंटली लहजे में बोला, चूंकि तुमने अपनी बात कह दी है तो क्या अब मैं तुम लोगों से कुछ सवाल, फ्यू क्वेश्चंस पूछ सकता हूं? अपने इस नए और जवान चेयरमैन की इस शराफत, पोलाइटनेस को देखकर कई मजदूरों के अंदर अचानक शेर जैसी हिम्मत, सर्ज ऑफ करेज आ गई। उन्हें लगने लगा था कि उन्हें इस नए और अनुभवहीन, लिटिल एक्सपीरियंस बच्चे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे नए बॉस मिस्टर सीओ हमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो चलो हम भी उन पर ज्यादा सख्ती, टू हाश नहीं दिखाते, ठीक है? उस बंदर जैसे चेहरे वाले आदमी ने भीड़ की तरफ चिल्लाकर कहा। साफ था कि वो इस हड़ताल का नेता, लीडर था। हाँ, भीड़ ने एक साथ हामी एकोट भरी। आरव ने उस आदमी की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा काम रोल क्या है? और तुम्हारी बेसिक सैलरी, बेस सैलरी और महीने का बोनस कितना है? पूरी भीड़ के सामने वो आदमी झूठ लाइक नहीं बोल सकता था। उसने सच सच ट्रूथफुली जवाब दिया, मैं एक छोटी टीम का लीडर हूं।
मेरी बेसिक सैलरी 3,500 है और मुझे 2,000 का महीने का बोनस मिलता है। ओवर टाइम और टीएस मिलाकर मैं महीने के 6,500 कमा लेता हूँ। लेकिन ये पैसा मैं अपने खून पसीने ब्लड एंड स्वेट से कमाता हूँ। क्या आपको इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स है, बॉस? कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस जानना क्यूरियस चाहता था। फिर आरव ने अपने हाथ सीने पर बांधे क्रॉस्ड आर्म्स और बहुत ही हल्के लाइट टोन लहजे में पूछा, अब मुझे ये बताओ कि किसी दूसरी फैक्ट्री में तुम्हारे जैसी ही पोस्ट पोजीशन पर काम करने वाले इंसान को कितनी सैलरी और बोनस मिलता है? ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा झटके से लाल टर्न रेड हो गया। उसने पहले भी कई फैक्ट्रियों अदर फैक्ट्रीज में काम किया था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ओवरटाइम और बोनस मिलाने के बाद भी किसी दूसरी फैक्ट्री में सैलरी 6,500 के आसपास भी नहीं फटकती थी। अगर ऐसा होता तो वो मल्होत्रा वर्कशॉप में टिककर टीम लीडर बनने के लिए गधे वाली मेहनत क्यों करता? काफी देर चुप रहने क्वाइट सम टाइम के बाद वो बोला, मुझे दूसरी फैक्ट्रियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे टेस्ट बड्स का पता है। वहां मेरे जैसी पोस्ट वाले लोगों को मल्होत्रा वर्कशॉप से कम 500-600 ज्यादा मिलते हैं। भले ही वो आदमी आरव से तमीज प्रॉपरली एड्रेसिंग से बात कर रहा था, लेकिन असल में वो आरव की सरेआम बेइज्जती डिसरिगार्डिंग कर रहा था। ओह, तो ये बात है। आरव का जवाब एकदम सपाट फ्लैट था। उसने अपनी नजरें घुमाई और भीड़ में खड़े एक बहुत ही छोटे और आम मजदूर स्मॉल एम्प्लॉय की तरफ उंगली फिंगर दिखाते हुए बोला, तुम अपनी पोस्ट पोजीशन, अपनी बेसिक सैलरी और अपना बोनस बताओ। जब उस मजदूर ने देखा कि सबकी नजरें उस पर गड़ गई हैं, तो वो अचानक बहुत घबरा नर्वस गया। वो हकलाते स्टैमर्ड हुए बोला, मैं एक आम मजदूर रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। मेरी बेसिक सैलरी 2,600 है और महीने के आखिर में मेरे हाथ में लगभग 4,500 आते हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जैसी पोस्ट पर दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर कितना कमाते हैं? आरव की आंखें अब बर्फ जैसी ठंडी चिलिंग हो चुकी थी। वो उस मजदूर को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार बीस्ट स्टेयरिंग एट प्रे को घूरता है। वो मजदूर कांप शिविर उठा। उसकी आरव की आंखों में सीधा देखने लुक डायरेक्टली की हिम्मत नहीं हुई। उसने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, दूसरी फैक्ट्रियों में बेसिक सैलरी लगभग 2,200 से 2,300 होती है। वहां बोनस मिल भी सकता है और नहीं भी। सब मिलाकर उन्हें महीने के मुश्किल से 3,500 से थोड़ा सा ज्यादा लिटिल बिट ओवर 3,500 मिलता होगा। तो इसका मतलब ये है कि मल्होत्रा वर्कशॉप तुम लोगों के साथ दूसरी फैक्ट्रियों के मुकाबले कोई बुरा बर्ताव वर्स नहीं कर रही है, बल्कि हम तुम्हें बाकी जगहों से कहीं ज्यादा पेइंग मच मोर पैसा दे रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आरव ने अपनी बात पर जोर डालते प्रेस्ड ऑन हुए पूछा। वो मजदूर शर्म से लाल ब्लश्ड हो गया और काफी देर बाद बोला, हाँ। आरव ने एक खौफनाक स्नीयर्ड हंसी और अपने दोनों हाथ शिपिंग टर्मिनल की उस भारी स्टील की रेलिंग स्टेनलेस स्टील गार्डरेल पर पूरी ताकत से दे मारे। धड़ाम। उसकी उस भयानक ताकत मैसिव फोर्स से वो लोहे की रेलिंग थरथरा वाइब्रेटिंग उठी। आरव ने नीचे खड़े उस मजदूर को अपनी खूंखार नजरों से घूरा जो अभी भी सदमे शॉक्ड में था, और उससे एक और सवाल क्वेश्चन फर्दर दागा। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कम वर्थ लेस देन एफर्ट्स पैसा दे रहे हैं? फिर आरव ने गुस्से में पूरी भीड़ की तरफ उंगली उठाए और दहाड़ते इनरेज्ड हुए बोला, मल्होत्रा वर्कशॉप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर टाइम ऑफ क्राइसिस से गुजर रही है। अगर तुम लोग इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े नहीं होना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम लोग हमारे जख्मों पर नमक एडिंग इंसल्ट टू इंजरी क्यों छिड़क रहे हो? तुम खुद कह रहे हो कि मल्होत्रा वर्कशॉप जल्द ही बंद क्लोज डाउन होने वाली है। तो मैं तुम सबसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तुम्हें लगता ही है कि ये कंपनी डूबने कोलैप्स वाली है, तो फिर तुम साले यहां से दफा लीविंग क्यों नहीं हो जाते? तुम सब अभी तक यहां झक क्यों मार स्टिल हियर रहे हो? इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ और जो मिल रहा है उसमें खुश रहना और शुक्रगुजार कॉन्टेंट एंड ग्रेटफुल होना सीखो। आरव के ये फौलादी शब्द रिवर्बरेटेड कई मजदूरों के दिलों को चीरते हुए निकल गए। उन्हें अपने अंदर बहुत गहरी शर्मिंदगी और पछतावा अशेम्ड एंड एम्बैरस्ड महसूस होने लगा।
सच तो ये था कि उनमें से ज्यादातर मजदूरों का दिल, हाथ अभी भी मल्होत्रा वर्कशॉप के लिए धड़कता था। वो सब यहाँ तमाशा, मेक अ सीन करने सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में जहर, इंस्टिगेटेड, घोल दिया था। अध्याय 109, आर पार का फैसला। एक्सट्रीम मेथड। बकवास बंद करो। बुश टी। उस बंदर जैसी शक्ल और नुकीले मुंह वाले आदमी, पॉइंटी माउथ एंड मंकी चीक्स, ने आरव की बात को काटते हुए चीखकर कहा, आजकल महंगाई और घरों की कीमतें, कमोडिटीज एंड हाउसिंग प्राइसेस आसमान छू रही हैं। और ऊपर से हम सबको अपने अपने परिवारों, फैमिलीज का पेट भी पालना है। भला कौन अपनी पूरी जिंदगी अनजान लोगों के साथ सरकारी क्वार्टर, पब्लिक हाउसिंग में सड़कर गुजारना चाहता है? किसका सपना नहीं होता कि उसका अपना खुद का घर हो? कंपनी हर साल करोड़ों कमाती, अर्न्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस है। तो फिर हमें ये जो मुट्ठी भर लिटिल वी आर बीइंग पेड पैसे मिलते हैं, वो किस बात का इंसाफ जस्टिफाई है? जिन मजदूरों का दिल आरव की बातों से पिघलने, वेवरिंग हार्ट्स लगा था, इस आदमी की बातों ने उनके अंदर फिर से आग, अफर्म्ड बिलीफ्स लगा दी। वो सब जोर जोर से चिल्लाकर, चीयरिंग आउट लाउड, इस बात का समर्थन, सपोर्ट करने लगे। हाँ, बिल्कुल सही। घरों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं और हमारी सैलरी इतनी कम। हमें एक छोटा सा घर खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी पेट काटकर, टाइटन बेल्ट्स फॉर डेकेड्स गुजारनी पड़ेगी। कोई ऐसे कैसे जी सकता है? क्या हम छोटे मजदूर, फ्रंटलाइन वर्कर्स कुछ मांग भी नहीं सकते? क्या आपको लगता है कि हम मजदूरों की औकात, डिजर्व सिर्फ उन सरकारी क्वार्टर, पब्लिक हाउसिंग में सड़ने की ही है? हम इसके सख्त खिलाफ, फर्मली अगेंस्ट है। पूरी भीड़ गुस्से से पागल, इंडिग्नेंट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े आंदोलन, प्रोटेस्ट रैली में आ गए हो। वो लगातार नारेबाजी, कंटिन्यूअली शाउटिंग कर रहे थे और हवा में अपनी मुट्ठियां लहरा रहे थे। धत्तेरी की साला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेशरम, शेमलेस लोग देखे हैं, लेकिन ऐसी घटिया और बेहुदा हरकत, ब्रेजननेस मैंने आज तक नहीं देखी। सैम जैंग डशन से अब ये सब और बर्दाश्त, बेयर टू वॉच नहीं हो रहा था। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, रोल्ड अप स्लीव्स, और उस बंदर जैसे मुंह वाले आदमी को पीटने के लिए आगे बढ़ा। अपने गरम खून टेम्पर के चलते वो ये सब बकवास और बर्दाश्त, अनकेपेबल ऑफ टॉलरेटिंग, नहीं कर सकता था। लेकिन आरव ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक, स्टॉप हिम दिया। अगर वो कंपनी का बॉस होकर एक छोटी सी हड़ताल, स्पैट को खुद नहीं संभाल सकता था, तो फिर उसकी कोई इज्जत, डिग्निटी नहीं रह जाती। उसने अपनी खौफनाक और सख्त नजरों, स्टर्न आइज से भीड़ को घूरा और एक ठंडी हंसी, स्नियर्ड हंसते हुए बोला, तुम्हारे घरों की कीमतों, रियल एस्टेट का मुझसे क्या लेना देना? क्या मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट एजेंट हूं? या फिर मैं कोई नेशनल हाउसिंग बोर्ड, नेशनल लैंड रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर हूं? क्या तुम लोग सच में कंपनी को इसलिए दोष, ब्लेमिंग दे रहे हो क्योंकि तुम्हारी खुद का घर खरीदने की औकात, कांट अफोर्ड नहीं है? तो कल को अगर तुम लोगों का मन कोई मर्सिडीज कार का या कोई करोड़ों का विला खरीदने का करेगा, तो क्या कंपनी को तुम्हारे वो बिल्स भी भरने पड़ेंगे? आरव के इस तगड़े और करारे जवाब, रिटोरिकल क्वेश्चंस, ने उन हड़तालियों की बोलती बंद, साइलेंस्ड कर दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या उल्टा जवाब, रेफ्यूट दीज क्लेम्स दें। अभी इसी वक्त ये हड़ताल खत्म करो, डिसमिस्ड नाउ। अपने अपने काम पर वापस जाओ, रिटर्न टू पोस्ट्स, और मैं इस बात को यही भूल जाऊंगा, लेट दिस गो। वरना इसके बाद जो होगा, उसके अंजाम भुगतने, बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। आरव की आंखों से बर्फ जैसी ठंडी और जानलेवा किरणें, टू रेज ऑफ फ्रॉस्ट, निकल रही थी। जब आरव का दिमाग खराब, टेम्पर फ्लेड होता था, तो वो बातचीत, नेगोशिएट करने के लिए कोई अच्छा इंसान नहीं रह जाता था। लब डब, लब डब। कई मजदूरों के दिल जोरों से धड़कने, थम्प्ड इंटेंसली लगे, और उनका इरादा डगमगाने, रिजॉल्व फ्लैग्ड लगा। आखिरकार मल्होत्रा वर्कशॉप में उनके साथ कोई बहुत बुरा बर्ताव, ट्रीटेड बैडली, नहीं होता था। अगर उन्होंने यहां से नौकरी छोड़ी, पुल्ड आउट, तो उन्हें कहीं और जाकर बिल्कुल जीरो, अफ्रेश से शुरुआत करनी पड़ेगी, और उनकी सैलरी फिर से कौड़ियों, लोएस्ट टियर के भाव आ जाएगी। तभी उस बंदर जैसी शक्ल वाले आदमी ने घबरा कर हरडली चिल्लाया, डरो मत भाइयों, हम तादाद में बहुत ज्यादा, मैनी इन नंबर है। ये हम सबको एक साथ नौकरी से निकालने, फायर सो मैनी की हिम्मत कभी नहीं करेगा। अगर इसने ऐसा किया, तो मल्होत्रा वर्कशॉप कल ही बंद, शट डाउन टुमारो हो जाएगी। उसकी इन बातों ने भीड़ के दिमाग में फिर से जहर, अनलाइटेंड, घोल दिया।
हाँ, सही तो है। उन्हें डरने की क्या जरूरत है? मल्होत्रा वर्कशॉप की हालत पहले ही खस्ता है और वो बंद होने की कगार, ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पर है। अगर फैक्ट्री का काम एक दिन के लिए भी रुका, हॉल्टेड प्रोडक्शन, तो कंपनी सीधा मौत के घाट, फेटल ब्लो उतर जाएगी। आरव मल्होत्रा उनके साथ ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। एक बहुत ही भारी और भड़काऊ आवाज, बॉइस्टरस वॉइस गूंजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम यहाँ इतने सारे हैं, तो हम इस एक आदमी, वन मैन से क्यों डरें? जब तक ये हमारी सैलरी और बोनस रेजेस और सैलरीज नहीं बढ़ाता, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हम कंपनी की इस गुंडागर्दी और हमारी गाड़ी कमाए हार्ड अर्न्ड मनी लूटने के सख्त खिलाफ हैं। उस बंदर जैसे मुंह वाले आदमी ने हवा में मुक्का लहराते हुए रेज्ड हिज फिस्ट नारा लगाया। बाकी भीड़ ने भी एक सुर, यूनिसन में चीखना शुरू कर दिया, हम कंपनी की इस गुंडागर्दी और हमारी कमाई लूटने के खिलाफ हैं। पूरा माहौल एक ही झटके में भयंकर बवाल, प्लंज इनटू केओस में बदल गया। सारे स्टोर मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स की नजरें आरव पर टिकी थीं। कुछ लोगों के चेहरों पर इस तमाशिक शो के मजे लेने की भूख थी, कुछ की भौहें चिंता से सिकुड़ी निटिड हुई थीं, और कुछ के चेहरे एकदम भावहीन, एक्सप्रेशनलेस थे। वहां मौजूद हर इंसान का रिएक्शंस अलग अलग था। सुनील मेहरा सन जिनम आरव को लेकर बहुत डरा वरीड हुआ था। वो बस यही दुआ कर रहा था कि आरव इस मुसीबत, क्राइसिस को किसी तरह शांति, स्मूथली से संभाल ले और मजदूरों का गुस्सा शांत काम कर दे। लेकिन हालात देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अंजाम कुछ अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक होने वाला है। आरव ने एक ठंडी फुफकार स्नॉटेड छोड़ी और बहुत ही अफसोस, रिग्रेटफुली जताते हुए बोला, मैंने तुम सबको सही रास्ता, राइट थिंग चुनने का एक मौका दिया था, लेकिन तुम्हें उस मौके की कद्र, चेरिश करना नहीं आता। तुम्हें लगता है कि मुझमें तुम सबके खिलाफ कोई बड़ा कदम, एक्ट अगेंस्ट यू, उठाने की हिम्मत, बोल्ड इनफ नहीं है। ठीक है फिर, कर्णवीर सिंह, लिन चोंगडोंग। आरव ने अचानक अपनी आवाज, रेज्ड वॉइस बुलंद की। उसके लहजे में किसी फौजी अफसर, सोल्जर जैसी खौफनाक सख्ती, सोलेमनिटी थी। जी मिस्टर मल्होत्रा, कर्णवीर सिंह एचआर हेड हड़बड़ाते हुए बोला। आरव ने नीचे खड़ी उस 500 मजदूरों की भीड़ की तरफ उंगली दिखाए और एक ऐसा फरमान, ऑर्डर सुनाया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इन सबको अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दो, डिसमिस ऑल। और याद रहे, इन्हें इस कंपनी में दोबारा कभी काम, नेवर हायर देम अगेन, पर नहीं रखा जाएगा। आरव का एक एक शब्द उन मजदूरों की रूह सोल्स पर किसी भारी हथौड़े, जायंट बेल की तरह जाकर लगा। क्या? वॉट? सारे डिपार्टमेंट हेड्स और स्टोर मैनेजर्स स्टार्टल्ड रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरव इतना खौफनाक और बड़ा कदम, एक्सट्रीम स्टांस उठाएगा। भले ही मजदूरों की गलती एट फॉल्ट थी, लेकिन कोई भी दूसरा बॉस ऐसे हालात में उन्हें शांत करने, कंसोलिंग और कुछ लालच, टेम्पटिंग विद बेनिफिट्स देकर मनाने की कोशिश करता। जो आरव ने किया था, वो कोई पागल ही कर सकता था। 500 लोगों को एक साथ काम से निकाल देना, डिसमिसिंग एवरीवन, ये कोई मजाक नहीं था। विक्रम आहूजा जूग वानसोंग घबरा, एंक्शस गया और उसने हड़बड़ाते हुए आरव को सलाह, एडवाइस दी, मिस्टर मल्होत्रा, ये फैसला सही, अप्रोप्रिएट नहीं है। एक साथ इतने सारे लोगों, मास डिसमिसल को निकालने से कंपनी का पूरा कामकाज, बैलेंस ऑफ वर्कफोर्स ठप हो जाएगा। रिया सिंघानिया लीजिमेंग, जिसकी आवरग्लास फिगर जैसी फिगर थी, वो भी आगे आए और बोली, हमें कुछ ही दिन पहले एक पुराने और बड़े क्लाइंट, ओल्ड क्लाइंट से एक बहुत बड़ा ऑर्डर, बिग ऑर्डर मिला है। अगर हमने इन सारे मजदूरों को निकाल दिया, तो हम कभी भी वो ऑर्डर टाइम पर पूरा डिलीवर ऑन टाइम नहीं कर पाएंगे। हमें एक बहुत भारी हर्जाना, हेफ्टी कॉम्पेंसेशन तो भरना ही पड़ेगा। साथ ही हम हमेशा हमेशा के लिए अपना एक बहुत पुराना और वफादार क्लाइंट, लॉयल कस्टमर भी खो देंगे। आरव ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और कर्णवीर सिंह एचआर हेड को अपनी जानलेवा नजरों, चिलिंग लीड से घूरते हुए बोला, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आरव की उन नजरों को देखकर कर्णवीर सिंह की रूह कांप, शिवर्ड इंस्टिंक्टिवली उठी। जी बॉस, मैं अभी एचआर डिपार्टमेंट में अपने लोगों को बोलता हूं कि इन सबको तुरंत नौकरी से निकाल, डिसमिस ऑल एट वंस दिया जाए। जाओ, और मुझे आधे दिन, हाफ अ डे के अंदर अंदर इन सब के टर्मिनेशन लेटर्स, डिसमिसल रिपोर्ट्स मेरी टेबल पर चाहिए। आरव ने बिना किसी रहम, डेडपैन के कहा।
उन हड़तालियों के लिए उसके दिल में अब कोई दया सिंपैथी नहीं बची थी। उन लोगों ने सच में अपनी हद क्रॉस्ड लाइन पार कर दी थी। कर्णवीर सिंह की हालत खराब ऑफुल हो रही थी। भले ही ये काम कोई बहुत मुश्किल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं था और आसान इजी था, लेकिन उसे 500 से ज्यादा लोगों के कागज कॉपीज तैयार करने थे। आधे दिन के अंदर ये सब लिखना और पूरा करना सच में बहुत स्ट्रेसफुल वाला काम था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक गजब की संतुष्टि, इमेंस सेटिस्फैक्शन भी महसूस हो रही थी। आरव के इस फौलादी और सख्त अंदाज, विगरस एंड स्टर्न कॉन्डक्ट ने उसकी बुझी हुई आंखों, डल आइज में भी एक गजब का जोश और आग, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म भर दी थी। मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मुझे कोई सैलरी नहीं बढ़वानी, डोंट वांट अ रेज। मुझे अब कोई बोनस नहीं चाहिए। जब मजदूरों ने देखा कि आरव सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं दे रहा है, बल्कि वो सच में मेंट व्हाट ही सेड, उन्हें निकाल रहा है, तो उनके हाथ पैर फूल फ्लस्टर्ड गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये नया और शरीफ सा दिखने वाला चेयरमैन इतना बेरहम, रूथलेस और खौफनाक निकलेगा। उसने सच में उन सबको नौकरी से निकाल, फायर देम ऑल दिया था। सारे मजदूर अब बुरी तरह डर स्कैर्ड चुके थे। उन्हें ऐसी अच्छी नौकरी और कहां मिलेगी। अगर वो यहां काम नहीं कर पाए, तो जो घर वो कुछ सालों में खरीदने का सपना देख रहे थे, वो सपना अगले 10 सालों, अनदर डेकेड के लिए टल जाएगा। क्या वो कभी अपनी गृहस्थी, एस्टैब्लिश फैमिलीज बसा भी पाएंगे या नहीं? डरो मत भाइयों, ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश, स्केयर अस कर रहा है। हमारे बिना ये मल्होत्रा वर्कशॉप को कैसे चला कीप गोइंग पाएगा? और वैसे भी मल्होत्रा वर्कशॉप पहले ही बंद होने एज ऑफ कोलैप्स वाली है। ये बस कुछ ही दिनों की बात है जब टेस्ट बड्स इस कंपनी को निगल डिवाउस जाएगी। अगर हम यहां रुक भी गए, तो भी हमारी नौकरी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। उस बंदर जैसी शक्ल वाले आदमी ने भीड़ को शांत अपीज करने के लिए अपनी फटी हुई आवाज रॉकसली में चिल्लाकर कहा। आरव ने उस आदमी को एक खौफनाक मुस्कान स्माइल के साथ देखा। अगर यहां इतनी भीड़ ना होती, तो आरव उस आदमी को किसी कीड़े एंट की तरह अपने जूतों तले कुचल चुका होता। उसने बहुत ही शांत लहजे कंपोजर में ऑर्डर दिया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इन निकाले गए मजदूरों को तुरंत धक्के मारकर फैक्ट्री से बाहर निकालो, एक्सपेल एट वंस। एकदम खौफनाक और अटल फैसला, रूथलेस एंड डिसाइसिव। यस सर, यस सर। सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी पर्सनल जो अब तक भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, वो अंदर से बहुत गुस्से, इन्फ्यूरिएटेड में थे। उन्हें लग रहा था कि ये मजदूर जानबूझकर बवाल, प्रोवोकेटिव खड़ा कर रहे हैं। आरव का ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस मिलते ही गार्ड्स ने अपनी कमर से लोहे के काले डंडे, ब्लैक आयरन रॉड्स निकाल लिए और एक इंसानी दीवार, ह्यूमन वॉल बना ली। फिर उन्होंने उन हड़तालियों को धक्के मारकर पुश्ड आउट मेन गेट से बाहर निकालना शुरू कर दिया। जो लोग बाहर जाने से मना, रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट कर रहे थे, उन्हें तुरंत दंडों का प्रसाद, ग्रीटेड विद रॉड्स, दिया जा रहा था। वो 500 मजदूर अब पूरी तरह से बौखला, फ्लस्टर्ड चुके थे। बुरी तरह बौखला चुके थे। ये कोई धमकी, थ्रेट नहीं थी। उन्हें सच में हमेशा के लिए नौकरी से निकालकर बाहर फेंका, जेन्युइन डिसमिसल एंड एविक्शन जा रहा था। चारों तरफ से रोने और भगवान के आगे गिड़गिड़ाने, प्लीडिंग टू द हेवेंस की आवाजें गूंजने लगी। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अब कोई हड़ताल नहीं कर रहा। ये सब मेरी गलती है, ऑल माय फॉल्ट। मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए, वॉन्ट माय जॉब बैक। भले ही उन्हें लगता था कि मल्होत्रा वर्कशॉप की हालत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी यहां उन्हें जो पैसे, ट्रीटमेंट मिलते थे, वो बिल्कुल भी कम अबिस्मल नहीं थे। अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली उन्हें अभी भी मल्होत्रा वर्कशॉप पर पूरा भरोसा, फेथ था। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये कंपनी डूब, क्रम्बल जाएगी। बॉस, आर एंड डी डिपार्टमेंट की हेड काव्या लुओची मजदूरों के लिए दया की भीख, प्लीड मांगना चाहती थी, लेकिन आरव ने अपना हाथ हवा में उठाकर वेव ऑफ हैंड उसे चुप करा दिया। मेरी नजरों में एस्टिमेशन सिर्फ दो ही तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, अच्छे और बुरे। और ये लोग साफ तौर पर अच्छे एम्प्लॉय नहीं है। लोग कहते हैं कि नया झाड़ू अच्छी सफाई करता है, न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। भले ही मैं हर किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन इस कंपनी का कुछ कचरा, ट्रैश तो मुझे साफ करना ही पड़ेगा।
आरव के इन खौफनाक शब्दों ने उन मजदूरों को पूरी तरह से निराशा की गहरी खाई अटर डिस्पेयर में धकेल दिया। ये पक्का हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। ये हम सबको एक साथ निकालने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। ये इसके अंजाम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगत पाएगा। ये बात चीख कर कहने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही बंदर जैसी शक्ल, पॉइंटी माउथ एंड मंकी लाइक चीक्स वाला आदमी था। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पहले वाला गुरूर और कॉन्फिडेंस, मच लेस फर्म, बिल्कुल नहीं था। वो बुरी तरह कांप रहा था। अध्याय 110। अब भीख मांगने से कोई फायदा नहीं। बेगिंग इज यूजलेस। कुछ ही देर में हड़ताल पर बैठे उन 500 मजदूरों को धक्के मारकर फैक्ट्री से खदेड़ दिया गया, लेकिन वो लोग मेन गेट के बाहर से हिले नहीं। वो बंदर जैसी शक्ल और नुकीले मुंह वाला आदमी, अब से राजू, अभी भी अपना गला फाड़ रहा था और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। अरे टेंशन मत लो भाइयों, ये आरव मल्होत्रा बहुत जल्दी रोता गिड़गिड़ाता हुआ हमारे पास आएगा और हमें काम पर लौटने की भीख मांगेगा। हमारे बिना मल्होत्रा वर्कशॉप एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं बना सकती। कंपनी की किस्मत हमारे हाथों में है। हमें बस अपना हौसला बनाए रखना है और इन अमीरजादों कैपिटलिस्ट्स की नाक में दम करके रखना है। भले ही राजू बहुत ही जोश स्पिरिटेडली और ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बाकी मजदूरों के चेहरों पर अब एक गहरी उदासी और मातम, डिजेक्शन सा छा गया था। वो सब जमीन पर बैठ गए थे और उनके सिर भारी मन से नीचे झुके हुए थे। अब जब उनका गुस्सा शांत हुआ था, तो उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत गड़बड़ अमिस हो गई है। उनके पास इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, तो साला उन्होंने हड़ताल की ही क्यों? अगर वो खुद से सच बोलते, तो उन्हें पता था कि मल्होत्रा वर्कशॉप में उन्हें जो पगार और इज्जत, बेनिफिट्स मिलती थी, वो किसी भी दूसरी फैक्ट्री से लाख गुना बेहतर थी। लेकिन आखिरकार उनके अंदर छिपे उस लालच, डीप रूटेड ग्रीड ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने हड़ताल करने का वो मनहूस फैसला लिया था। उनमें से ज्यादातर लोग अब खून के आंसू रो रिग्रेटिंग रहे थे। अगर उन्हें सच में नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनके परिवारों की कमाई का इकलौता जरिया खत्म हो जाएगा। उनमें से कईयों के छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, और बूढ़े माँ बाप थे जो अब काम नहीं कर सकते थे। इतने सारे लोगों का पेट उनकी इसी कमाई पर पलता था। अब वो क्या करेंगे? जैसे जैसे वो इस खौफनाक भविष्य कॉन्टेम्पलेटेड के बारे में सोच रहे थे, कुछ मजदूरों ने सिगरेट जला ली थी, लेकिन उनके हाथ अब खौफ से बुरी तरह कांप, ट्रेम्बल्ड अनकंट्रोलेबली रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गेट के अंदर का नजारा एकदम अलग था। आरव मल्होत्रा ने एक टेबल और 4 कुर्सियां मंगवा ली थीं। वो यशवर्धन राठौर, सैम और वकील माथुर के साथ बैठकर बड़े ही नवाबों वाले अंदाज, लेजरली में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन या घबराहट, नर्वसनेस का एक कतरा भी नहीं था। हाँ, सैम अंदर से थोड़ा नर्वस, नॉट एंटायरली एट ईज जरूर था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो पूरे इंडिया हुआ नेशन के इतने बड़े और लेजेंडरी टाइकून यशवर्धन राठौर के साथ एक ही टेबल पर बैठकर चाय पिएगा। लेकिन इन चारों के उलट, मल्होत्रा वर्कशॉप के सारे डिपार्टमेंट हेड्स और मैनेजर्स की हालत खराब, एक्सट्रीमली एंग्शियस हो रही थी। वो सब भयंकर प्रेशर माउंटिंग में थे और चाहकर भी अपनी चिंता नहीं छुपा पा रहे थे। अगर ब्रेड फैक्ट्री के सारे मजदूर चले गए, तो वो बड़ी बड़ी मशीनें लावारिस, अनमैन्ड हो जाएंगी। ना सिर्फ उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, बल्कि कंपनी को हर घंटे लाखों का नुकसान होगा, जो समय के साथ साथ एक पहाड़ बलून बन जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें कम से कम उनकी कुछ मांगे, रिक्वेस्ट्स मान लेनी चाहिए ताकि वो वापस अपने काम पर लौट आए। विक्रम आहूजा जू ग्वानसोंग ने अपनी सिकुड़ी हुई भौहों के साथ आरव को मनाने, परसुएड की कोशिश की। आरव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर, नो मूव टू एक्नॉलेज कर दिया। उसने सिर्फ सैम की तरफ देखा और पूछा, क्या वो लोग आ रहे हैं? सैम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और बोला, रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। कितने हैं? लगभग 320 लोग। सब के सब ब्रेड फैक्ट्री के मजे हुए कारीगर वर्कर्स हैं। वो यहां पहुंचते ही सीधा मशीनों पर काम शुरू कर सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और फिर से आराम से अपनी चाय की चुस्की लेने लगा। इन दोनों की ये छोटी सी बातचीत, ब्रीफ एक्सचेंज सुनकर विक्रम आहूजा और बाकी सारे मैनेजर्स सन वेव ऑफ सरप्राइज रह गए। 320 लोग। इस लड़के ने अचानक से ब्रेड फैक्ट्री के काम में माहिर 320 लोग रसल अप कहां से पैदा कर लिए? ये तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल था।
यशवर्धन राठौर के दिमाग में भी यही सवाल डाउट्स गूंज रहा था। ये कोई हायरिंग सीजन, प्राइम सीजन फॉर हायरिंग नहीं था जहां आसानी से मजदूर मिल जाएं। एक साथ 320 तजुर्बेकार मजदूरों को रातों रात खड़ा कर देना, ये सच में बहुत ही अजीब और समझ से परे बिज़ा था। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। आखिरकार सैम जैंग डशन आरव का सबसे भरोसेमंद यार था, तो पक्का उसके पास कोई छुपी हुई ताकत, अनफोर्सीन गिफ्ट्स होगी। तभी आरव ने फैक्ट्री हेड धर्मवीर त्यागी जैंग डोंगहाई को हाथ के इशारे बेकनिंग से अपने पास बुलाया। जी मिस्टर मल्होत्रा, बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। धर्मवीर ने एक बड़ी सी चमची वाली मुस्कान रेडियंट स्माइल के साथ उत्साह से पूछा। आरव ने मेन गेट की तरफ इशारा किया, जहां वो नुकीले मुंह वाला राजू अभी भी खड़ा होकर मजदूरों के अंदर झूठा जोश एंड स्टिल करज भरने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी का नाम क्या है? ओह, उसका नाम राजू वैंग टीचुइक है, धर्मवीर ने तुरंत हर्डली जवाब दिया। कर्णवीर HR हेड, मुझे उसकी पूरी कुंडली पर्सनल फाइल मेरी टेबल पर चाहिए। यस बॉस। यस प्रेसिडेंट CEO। कर्णवीर सिंह अब तक आरव का बहुत बड़ा फैन एडमायर बन चुका था। आरव के उस खौफनाक और सिग्मा वाले फैसले ने कर्णवीर के दिल को खुश कर दिया था। इसलिए अब वो बिना कोई सवाल किए आरव के हर ऑर्डर अनकंडीशनली को मानने के लिए तैयार था। आरव कोई कच्चा खिलाड़ी पुशओवर नहीं था, और जो भी उसका फायदा उठाने टेक एडवांटेज की कोशिश करेगा, उसे इसकी बहुत भारी कीमत रेट्रिब्यूशन चुकानी पड़ेगी। साथ ही आरव शुरू से ही जानता था कि ये हड़ताल सिर्फ सैलरी बढ़ाने की कोई आम हड़ताल नहीं थी। कोई पीछे से बिहाइंड द सीन्स इन मजदूरों के दिमाग में आग, फैनिंग द फ्लेम्स लगा रहा था। और उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की इकलौती चाबी ये राजू वैंग टीचुइक ही था। ... 1 घंटे बाद मल्होत्रा वर्कशॉप के मेन गेट के सामने 5 बड़ी बड़ी बसें, लार्ज बसेस आकर एक लाइन में खड़ी हो गईं। लो भाई, आ गए अपने आदमी। सैम खुशी से उछल पड़ा, जंप्ड टू हिज फीट, और तेज कदमों ब्रिस्क पेस से मेन गेट की तरफ चल दिया। बसों से उतरती हुई उस भारी भरकम आर्मी मैनपावर को देखकर यशवर्धन राठौर भी हैरान अस्टाउंडेड रह गए। उन्होंने आरव से कहा, आरव, तुम्हारे इस दोस्त को कम आंकने, नॉट टू बी स्निफ्ड एट की गलती कोई नहीं कर सकता। आरव हल्का सा हंसा, चकल्ड, असल में सैम एक ब्रेड फैक्ट्री के मालिक को जानता है। टेस्ट बड्स इस वक्त पूरे शहर में अपना जाल बिछा एक्सपेंशन रही है, जिसकी वजह से उस बेचारे मालिक का धंधा चौपट, फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस हो गया। उसे अपनी फैक्ट्री दिवालिया, बैंकरप्सी घोषित करनी पड़ी और अपने सारे मजदूरों को निकालना पड़ा। इत्तेफाक से हमें यहाँ मजदूरों की जरूरत थी, तो सैम ने अपने कॉन्टैक्ट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया। डील पक्की हुई और उस मालिक ने तुरंत अपने सारे आदमी हमारे पास भेज दिए। मानना पड़ेगा, तुम दोनों में से किसी को भी हल्के अंडरएस्टिमेट में नहीं लेना चाहिए, वकील माथुर गे जॉन्सन ने हंसते हुए कहा। आरव ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। सच तो ये था कि उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि सैम का नेटवर्क कनेक्शंस इतना तगड़ा होगा। ये बात साबित करती थी कि सैम के वो 3 साल बैंक में यूं ही बर्बाद, नॉट फॉर नॉट नहीं हुए थे। उसके कई क्लाइंट्स अलग अलग बिजनेस के मालिक लीडर्स थे। अगर नेटवर्किंग की बात की जाए तो सैम आरव से कहीं ज्यादा बड़ा उस्ताद, कंप्लीटली बेस्टेड था। जब गेट के बाहर बैठे उन 500 पुराने मजदूरों ने 300 से ज्यादा नए लोगों स्ट्रीमिंग आउट को बसों से उतरते देखा, तो उनके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया, वेंट पेल। यहां तक कि राजू वैंग टीचुइक, जो अब तक हवा में उड़ रहा था और हड़ताल का नेता बना हुआ था, उसका चेहरा भी राख की तरह सफेद, अटली एशन पड़ गया। ये कैसे हो गया? उन्होंने इतनी जल्दी हमारी जगह लेने के लिए इतने सारे मजदूर कहां से ढूंढ लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमारी रोजी रोटी, लाइवलीहुड का सवाल है। मिस्टर मल्होत्रा, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हम गलत थे, इन द रॉन्ग। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए। हम अब कोई हड़ताल नहीं करेंगे, कभी कोई विरोध प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। बस हमें मत निकालिए, मिस्टर मल्होत्रा। प्लीज हम पर रहम खाए, फॉरगिव अस। मेन गेट के बाहर से रोने, चीखने और गिड़गिड़ाने, क्राइज एंड वेल्स की दिल चीर देने वाली आवाजें गूंजने लगी। अगर वहां सिक्योरिटी गार्ड्स ना होते, तो वो भारी भरकम लोहे का गेट उन 500 मजदूरों के धक्कों से ही टूट कोलैप्स जाता।
अब आ गए औकात पर सालों। सैम ने उन्हें बुरी तरह फटकारते कर्स्थ हुए कहा। मैं अपने भाई आरव का नेचर टेम्परामेंट बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर उसने कह दिया कि तुम फायर हो, तो मतलब बात खत्म। तुम सबने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्क्रूड योरसेल्व्स मारी है। तुम्हारे पास इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, पर सालों यहां बाहर आकर नेतागिरी स्ट्राइक कर रहे थे। अब दफा हो जाओ यहां से, और यहां मंडराने स्टिक अराउंड की कोशिश भी मत करना। सैम भाई, प्लीज मेरी मदद करो। मिस्टर मल्होत्रा से मेरी सिफारिश, प्लीड माई केस कर दो भाई। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और उन सबका पेट मेरी इसी कमाई से पलता है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई, प्लीज, एक आदमी ने रोते टेफली हुए कहा। उसने किसी बच्चे लाइक अ चाइल्ड की तरह सैम के पैर कसकर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। सैम ने एक लंबी और बेबसा लॉन्ग साई भरी। भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई ने अपना फैसला सुना दिया है, और अब दुनिया की कोई ताकत उसका फैसला चेंज हिज माइंड नहीं बदल सकती। बेहतर होगा कि तुम कोई नई नौकरी, न्यू जॉब ढूंढना शुरू कर दो। उस आदमी को दूर हटाते हुए सैम ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया कि वो बगल का छोटा गेट साइड एंट्रांस खोलें और उन नए मजदूरों को अंदर आने दें। भाइयों, इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने बागेन की कोई जरूरत नहीं है। राजू ने मौका देखकर फिर से अपना जहर उगलना टाइमली फैशन शुरू किया। बाहर और भी बहुत सी नौकरियां हैं। मल्होत्रा वर्कशॉप वैसे भी डूबने इमिनेंट कोलैप्स वाली है। यहां काम करने में कोई भलाई नहीं है। अगर ये हमें निकालना चाहते हैं तो निकालने दो, हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे। उसका चुप रहना ही बेहतर होता। उसके इन शब्दों ने अचानक उन रोते हुए मजदूरों के दिमाग की बत्ती जला दी कि उनकी ये जो कुत्तों वाली हालत हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी साले राजू के भड़काने इंस्टिगेशन की वजह से हुई है। राजू, तेरी माँ की आँख। वो आदमी जो अभी अभी सैम के पैरों में गिरकर रो रहा था। उसने झटके से अपने आंसू पोंछे। उसने जमीन पर पड़ी एक भारी सी ईंट, ब्रोकन ब्रिक, उठाए और पागलों की तरह राजू की तरफ दौड़ा। उसने वो ईंट हवा में उठाए और पूरी भयंकर ताकत विशेष लीक से राजू के सिर पर दे मारी। इसी मादर तारांकन की वजह से हमारी नौकरी गई है। मारो साले को। तारांकन। उसे एक ईंट ने पूरी 500 लोगों की भीड़ के अंदर के उस खौफनाक गुस्से, एंगर ऑफ द मॉब को जगा दिया। और वो पूरी की पूरी भीड़ एक खूनी सैलाब, रेजिंग टाइड की तरह राजू पर टूट पड़ी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।